कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें शुगर, किडनी, लीवर फेलियर या लंग्स फेलियर के पेशेंट आपको अपने बछड़ों को कहीं सड़क पर नहीं छोड़ता हूँ। ये बहुत बड़ी बात। दूध मैं खाऊंगा और फंटर हो गई तो रोड पे जाएगी, तो उसके दुष्परिणाम भी। लोग कुत्ते को पाल के और उसकी पोटी साफ करते हैं, मगर अपने घर में एक गौवंश को रख के उसके साथ 2 घंटा समय नहीं दे। किलोमीटर पूरे दिन पैदल, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात में चलना, लोगों की व्यंग्यात्मक बातें सुनना। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और मैं आज आपके पास एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ, एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जो उदाहरण है सेवा और मेहनत के। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे चरती हुई गौ माताएं। ये हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में देसी गौवंश बहुत ही रेयर रह गई हैं, और वो भी राजस्थान की राठी और साहीवाल नस्ल। तो आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको भाई साहब से, जो कि बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं देसी गौ माताओं पे, साहीवाल और राठी पे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब से जानेंगे उनके बारे में, बताएंगे अपना नाम, अपना सारा परिचय भाई साहब देंगे। मेरा नाम विजय कुमार पांडे है, मैं गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूं। और ये देसी गौवंश में मेरा प्यार जो बढ़ा है, क्योंकि बचपन से हम किसान के बेटे हैं। प्रेम तो हमारा वैसे ही था, मगर जॉब करते करते, जॉब के दौरान हम जब राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में रहे, उस समय देख के और ज्यादा गौवंश के साथ हमारा प्रेम बढ़ा है। उसके उपरांत जब हम यहाँ आए, तो यहाँ अपने परिस्थितियों के हिसाब से हमने इन गौवंश को यहाँ बढ़ाने की कोशिश की है। मैंने ये भी सुना है, भैया बताएंगे अपने बारे में, कि भैया बहुत अच्छे पद पे टीवीएस कंपनी में कार्यरत थे। बहुत ही अच्छे पद पे, बहुत अच्छी सैलरी वहाँ अर्जित करते थे, बहुत बढ़िया इनका अच्छा था। लेकिन फिर उसके बाद भी इन्होंने देसी गौवंश की तरफ बढ़ के उसके संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार के लिए काफी मेहनत करी है। और कितने साल हो गए भैया आपको यहाँ करते हुए? मैं 2009 में टीवीएस टायर्स को ज्वाइन किया। टीवीएस टायर्स को ज्वाइन करने के बाद 5 साल टीवीएस टायर्स को दिया। टीवीएस टायर्स के बाद में कॉन्टिनेंटल टायर्स मेट्रो में चला गया। लुधियाना में मैं 7 साल रहा। उसके उपरांत जब मैं पंजाब में और राजस्थान में लोगों के संपर्क में रहा इन देसी गौवंशों के साथ, तब इन देसी गौवंशों के लिए सेवा करने का मेरा प्रेम बढ़ा। और 2020 के लास्ट में मैंने 2021 में जॉब छोड़ के और इधर अपने गांव में ये गायों को लाके मैं यहाँ शुरू किया मैंने ये। क्योंकि लोग जो गाय का दूध पी रहे हैं, हमारे पहले की पीढ़ी जो थी उसने अपने गौवंश का एचएफ के साथ क्रॉस करवा के सारा कुछ खराब कर लिया। उसके दुष्परिणाम हमने ये देखा कि हमारी जो पीछे पहली पीढ़ी अब जो बीत रही है, वो रोगों से ग्रसित रही। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें शुगर, किडनी, लीवर फेलियर या लंग्स फेलियर के पेशेंट आपको न मिले। हर घर में लंग्स फेलियर और शुगर के, डायबिटिक के पेशेंट मिलेंगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिलेंगे। इसलिए जो है हमने यहाँ आकर और इन गौवंशों का दूध उत्पादन करने के लिए शुरू किया कि यहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छा दूध उत्पादन करके दिया जाए। सर्वप्रथम अपने घर में सुधारा जाए, उसके उपरांत दूसरे को किया जाए। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ, जो लगातार ऑफिस में एसी में रहा 7 साल, और एसी घर में रहा, कहीं कुछ नहीं। और आज के डेट में मैं पूरे दिन जानवरों के साथ धूप में रहता हूँ। पूरे दिन अगर बारिश हो रही है तो 3 से 4 घंटा, 5 घंटा हम लोग, न गाय को ठंड लगती है न मेरे को ठंड लगती है। हम लोग कंटिन्यू बारिश में, ठंडी के दिन में ठंड में, ऐसे ही हम लोग रहते हैं। मतलब ये इनके साथ रह के इनका ऐसा सिस्टम आपने बना लिया। इनके ऑरा और इनके दूध गलत कहिएगा, क्योंकि दूध नाम से अब आप एचएफ को भी वो कर रहे हैं। इनके गौरस को आप लीजिए और इनके साथ रहना शुरू कीजिए, आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी बूस्ट हो जाएगी, आप वो नहीं समझ सकते कि क्या होगा। आप अगर गोबर का आग जलाते, धुआं करते, तो उससे कार्बन उत्सर्जित होगा, मगर उपले का जब धुआं करेंगे आप, तो ऑक्सीजन पैदा होगा। तो इन लोगों के साथ रहते रहते मैं स्वयं में एक उदाहरण हूं कि मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करने सीख गया। और पारिस्थितिक आपके घर के या माहौल के या तनाव से आप ग्रसित नहीं हो सकते हैं अगर आप इनके साथ हैं। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, आप इनके बीच में 2 घंटा 3 घंटा बैठना शुरू कर दीजिए, आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अगर आप बीमारियों से ग्रसित हैं, तो इनके साथ रहना, इनके उत्पाद को खाना शुरू कीजिए, आप सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। तो इस समय कितनी लगभग आपके पास टोटल स्ट्रेंथ है इस समय गायों की? मेरे पास इस समय 16 गाय हैं, 4 बछड़े हैं बड़े। अच्छा। घर पे 7-8 बच्चियां हैं, 3-4 बछड़े हैं।
मैं अपने बछड़ों को कहीं सड़क पर नहीं छोड़ता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है सभी क्योंकि के लिए। आप ने अगर गौवंश को रोड पे छोड़ा है, इसका मतलब आप गौवंश के प्रेमी नहीं हैं, आप बिजनेसमैन हैं। अगर आप अपने बिजनेस को और गौवंश के प्रेम के साथ करेंगे तो उसका परिणाम अलग आएगा, और आप बिजनेस पर्पज से करेंगे कि दूध मैं खाऊंगा और फंटर हो गई तो रोड पे जाएगी, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकृति में हर चीज अच्छी का अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम आपको नेचर ही देगा, आपको कोई नहीं दे सकता है। आप जब उसको रोड पे छोड़ते हैं, जिस दिन आप अपने खूंटे से धक्का देते हो, उस दिन आप स्वयं सोचिए कि वो आपके घर को छोड़ना नहीं चाह रही होती है। आप जबरदस्ती जब ढकेलते हैं तो वो उस समय जब आपके घर में, आपके परिवेश में आपके साथ रहती है, और फिर वो जब खुले आसमान में, धूप में, जाड़ा में, गर्मी में, मक्खी में, मच्छर में लोगों के डंडे खाना, लोग कभी नहर में वो कूद जाएगी, कभी कहीं कूद जाएगी, जब वो इन चीजों से परेशान होती है तो उस समय वो आपको आशीर्वाद के बजाय आपको अभिशापित करती है। ये नहीं है कि केवल इंसान के दिल से निकली हुई आह लगेगी आपको हर किसी के मन से निकली हुई आह आपको गड्ढे में डालेगी, आपको उन्नति की तरफ नहीं ले जाएगी। आप 20 गायों का दूध दूहते हैं, उनकी खूब सेवा कीजिए, मगर आपने अपने घर से एक बछड़े को या एक गैया किसी को आपने निकाला और वो आह से निकालेगी, तो आपके वो सारा कर्म फल जो है खत्म हो जाना है। तो भैया, और इस काम में कितनी परेशानियां आपको आई, और अभी किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ रहा है इस काम को देखिए, करने में? काम तो कोई भी आप कीजिए, हर एक काम में आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। बिना तकलीफ से गुजरे हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रेम से कर रहे हैं तो कोई तकलीफ कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। आज के इंसान की सोच के हिसाब से आप अगर देख रहे हैं तो सारा ये कार्य तकलीफ देह ही है, क्योंकि आप उसके अच्छे परिणामों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। आज के आधुनिक परिवेश में लोग कुत्ते को पाल के उसकी पोटी साफ करते हैं, उसको लेके घुमाने जाते हैं, 2-2 घंटा घूमने में बिता देते हैं, मगर अपने घर में एक गौवंश को रख के उसके साथ 2 घंटा समय नहीं दे पाते। कहते गोबर उठाना है जी। जब आप गोबर उठाते हैं तो आपके हाथ से जो गोबर उठता है, उस समय आपके हाथ में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म होते हैं, जब क्योंकि वो गौमूत्र जब मिलता है तो आपका हाथ, आपका घर गोबर और गौमूत्र से शुद्ध होगा, अशुद्ध नहीं। बाकी ये है कि आज के मॉडर्न एज के हिसाब से जब आप सोचते हैं तो सारा दुष्परिणाम है। आपको किलोमीटर पूरे दिन पैदल, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात में चलना, लोगों की व्यंग्यात्मक बातें सुनना, जो लोग खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, जो दारू पी के उलट जाते हैं रात को, जिनका अपने जीवन का कोई उदाहरण नहीं है कि किसी को खड़ा होकर कह दे कि हाँ ये कार्य कीजिए आप उन्नति की तरफ जाएंगे, वो लोग जो गौवंश चुगाते हैं या गौवंश के साथ प्रेम करते हैं, उनको पागल की परिभाषा से परिभाषित करते हैं। ये सबसे बड़ा तकलीफ दे होता है कि समाज में लोग अपने को, स्वयं को न देख के दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। उसके बाद जब आप सारा कुछ करके जब आप दूध का उत्पादन करते हैं, हमने दूध का उत्पादन, इस दूध का उत्पादन क्यों किया कि लोग को अच्छा मिले, लोग अच्छा खाएं, अच्छी आजीविका, उनका जीवन अच्छा हो। हम एचएफ भी पालते, 20-22 लीटर दूध निकालते, हमारे तो अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती, मगर हम अच्छा कार्य करने के लिए चले, मगर जब 2 लोग दूध लेने आते हैं, कहते हैं आपकी गाय में ऐसा क्या है जो हम आपको इतना रेट दें। उस समय बड़ा तकलीफ होता है कि जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए आपने कहा कि यार अच्छा उत्पादन समाज को उपलब्ध करवाइए, वो लोग उसकी कीमत को जब कहते हैं आपकी गाय में ऐसा क्या है, तब सबसे बड़ा कष्ट होता है कि पूरे दिन के दिनचर्या के, पूरे तकलीफ के, जब आप 4:30 बजे सो के उठ जाते हो, उठते ही सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या में न जाके अपने गौवंश के गौशाला में जाते हो। जब आप अपने गौवंश को प्यार से उठाते हो, उसका सारा कार्य करते हो, और सुबह से लेके रात के 11 बजे तक आप अपने गौवंश में उलझे रहते हो, और जब उसका परिणाम ये आता है कि समाज आपसे कहता है अरे आपके गाय के दूध में ऐसा क्या है कि क्या दे, वहां आके ये होता है यार हमने ये गलत किया है, ये समाज ये अच्छी चीज अमृत खाने योग्य नहीं है, ये विष पान ही करने योग्य है, इनको विष पिलाइए, ये खुश रहेंगे, ये अमृत पान नहीं करने योग्य है। मेहनत
के बराबर भी नहीं मिल पाता, जितनी हम मेहनत करते हैं ना गौवंश नहीं मिल पाता। गौवंश के साथ जितनी मेहनत है, अगर आर्थिक रूप से उसकी तुलना आप कीजिएगा तो आपको कुछ भी ये समाज वापस में नहीं नहीं देता दे रहा है। क्योंकि आप सुबह 4 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक 20 जानवरों के बीच में 4 लोगों की दिहाड़ी चलती है। जब आप टोटल रुपए आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, उनका खाना खर्चा एक-एक चीज को जब रुपए में जोड़ते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी रहा आर्थिक सहयोग जो सरकार दे रही है, वो जिन माध्यमों से आना है, उस माध्यम में जो लोग बैठे हैं वो एक तरीके से अब दलाल हो चुके हैं, जो केवल पैसा ढूंढते हैं, पैसा पैसा पैसा। अगर आपने कहा कि मेरे को जी एक गौशाला का आप रजिस्टर्ड कर दीजिए, मेरे को गौशाला का अनुदान दे दीजिए कि इनकी छाया बन जाए, तो उसमें से आधा पैसा उनको कमीशन के तौर पे विभागों में देना पड़ेगा। लास्ट में किसान कहता है ऐसे पैसे से अच्छा है कि अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के स्वयं ही बना लिया जाए। इवन आप एक नल नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर करके देंगे वो आपको, कुछ भी नहीं। हर जगह यही है। जो सच्चा काम कर रहा है सच्चे दिल से, उसके सपोर्ट के लिए आज के इन महीनों में अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर के पखवाड़े में सरकार गौवंश के लिए, देसी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए इतने सब्सिडाइज लोन देती है कि किसान सब्सिडाइज होगा तो इसकी तरफ प्रोत्साहित होकर आएगा और काम करेगा। मगर जब आप अधिकारियों के चक्कर में पड़ते हैं, आज आप किसी भी बैंक का, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का डिटेल मांग लीजिए आरटीआई के तहत कि आपने कितने इस पिछले वित्तीय वर्ष में आपने कितने लोगों को लोन किया, उनका जरा डिटेल दीजिए। तो आप जब बैंक और सरकारी हॉस्पिटल या किसी भी विभाग से जो लोन पास हुआ है, नवाडा से हुआ चाहे कहीं से, जब आप ढूंढेंगे तो पास करने वाला जो अधिकारी जो फार्म भरता है वो 60% शहरी लोगों का भरता है, जो उस गौवंश को पाल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका अपना रिलेशन है, कोई वास्ता ही नहीं, जिनका गौवंश से वास्ता नहीं है। 60% उनका, 40% किसान का फार्म भरेगा। वो 40% जब बैंक में फार्म जाता है तो चूंकि किसान उतना ज्यादा कमीशन नहीं दे पाता जितना शहरी लोग, क्योंकि उनको फ्री का पैसा लेना है, वो जितना कमीशन दे देते हैं, तो उस 40% में से भी 20 से 25% लोगों को बैंक भगा देती है कि आपका ये 100 कारण करके उनके फार्म नहीं पास करती है। मैक्सिमम आज आपके, मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी भी विभाग को कि वो डिटेल लेके बैठ जाए कि हमने ये लोन किया, इसमें से 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र के और 20% शहरी हैं। किसी भी विभाग से, पूरे उत्तराखंड के लिए चैलेंज है, मैं केवल प्लेन इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे चूंकि पहाड़ के सुदूर क्षेत्र जो हैं, वहां भी ग्रामीण को ये सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि वो जंगल में रह रहा है, वहां पशुपालन कर रहा है, पशुधन का उसके आय का साधन ही यही है, मगर उसको जिस स्रोत से फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जिसके घर में एक भी पशुधन नहीं है उसको लोन मिल रहा है। हमारा विकास खंड क्षेत्र गदरपुर मिलता है। हम अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी या कोई भी अगर दीपक भैया की यूट्यूब चैनल को देखता है, इस माध्यम से ये उसके पास जानकारी जा रही है, तो हम ओपन चैलेंज करते हैं अपने विकास खंड के सारे अधिकारियों को कि क्या आप अपने अंतरात्मा से ये देखिए कि क्या आप देसी गौवंश पालन करने वाले या गौवंश कोई भी है, उसकी सेवा करने वाले के लिए आपने क्या किया है। अगर आपने किया है तो गदरपुर किला खेड़ा से लेके और गदरपुर जाफरपुर क्षेत्र तक जितने रोड पे डेली जानवर मर रहे हैं, वो मरे क्यों, उसका जवाबदेह कौन है? अधिकारी जवाबदेह है, विभाग, सरकार पैसा दे रही है। अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको गौवंश की हत्या से रोक रही है, तो उतना पैसा आपको जमीन पे दे रही है कि उसका पालन पोषण, उसका संरक्षण संवर्धन हो सके, मगर जो संरक्षण संवर्धन करने वाला किसान है उस तक ये अधिकारी पैसा नहीं पहुंचने दे रहे हैं। सरकार कहती है गौवंश का आप बीमा करवाइए और आपको लोन मिलेगा, मगर अधिकारी कहता है नहीं नहीं मॉर्गेज करने को चाहिए। जो 143 करवा के मॉर्गेज करने की हैसियत रखेगा वो कोई और बिजनेस करेगा। 143 के जो चक्कर में पड़ गया तो वो तो बिजनेसमैन है, वो पशुधन की सेवा करने वाला कहाँ है। बाकी ये है, हम दूसरों से कुछ नहीं कहते। आज हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। हमारे ससुर श्री विजनाथ उपाध्याय जी चीफ फार्मासिस्ट मुरादाबाद में थी, पुलिस में। उन्होंने साहिवाल गाय पाला और पूरे जीवन साहिवाल की सेवा करते रहे। लास्ट एक गाय रखे उन्होंने, वो गाय 32 साल की उम्र में उनके घर पे खत्म हुई।
एक रेयर सुनने में आया कि 32 साल, मतलब उसकी उम्र खत्म हो चुकी थी, उसके सींग अपने आप उखड़ चुके थे, उसको कहीं कुछ नहीं हुआ था। हमारे मुख्य जो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं हमारे ससुर रहे हैं, क्योंकि हमारे जेनेटिक में, हमारे पैतृक हमको मिला है पशुपालन। मगर क्या एक आदमी जो चीफ फार्मासिस्ट रहा हो, डॉक्टर बैजनाथ उपाध्याय, वो अगर गौवंश की सेवा करने में इतना तत्पर रहता है। उस गाय का बछड़ा आज के 11 साल पहले उन्होंने क्रॉस करवाना उसको बंद कर दिया था। वो बछड़ा आज 11 साल का हो गया। 4-5 साल की एज जब उसकी हो गई थी तो लोगों ने कहा बाबा इसको क्यों, उनके ग्रामीण क्षेत्र में उनको लोग बाबा से वो करते हैं, कहा बाबा इसको छोड़ दो, गांव में रहेगा, लोगों को फायदा देगा। उनको भी लगा यार कि खुला रहेगा तो लोगों की गायों को क्रॉस करवाने को दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने छोड़ा, क्योंकि वो गौवंश है, चार पाया है, पशु है, उसकी योनि पशु की आई है, सब कुछ उसका अच्छा है, मगर योनि तो उसकी पशु की है। उस योनि के हिसाब से उसका जो चाल चलन है, उसके हिसाब से वो अपना किसी के खेत में गया होगा और उन्होंने उसको भाले से मार दिया। भाले से मारा, उसके ब्लडिंग हुई और वो बछड़ा आके उनके दरवाजे पे रोने लगा। उन्होंने उस दिन से उस बछड़े को बांध लिया और इतनी पतली रस्सी से वो बछड़ा बंधा हुआ, और आज तक वो बछड़ा उनके दरवाजे है, बैठा रहता है, खाता है, पीता है। और हमारे ससुर की एज लगभग 75 साल क्रॉस हो चुकी है। उस एक बछड़े के लिए वो रात दिन तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, और वो बछड़ा उनके वहां, वो डेली सुबह शाम उसके मालिश करना, हर सेवा करना। और 70 साल की एज में लगभग 40 बीघे की, यूपी बस्ती में 40 बीघे की खेती कर रहे हैं, जहां संसाधन नहीं है। यूपी बस्ती में आप जाइए, संसाधनों की कमी है। अगर आपको पानी लगाना है खेत में तो इंजन खींच के सवेरे 5 बजे ले जाना होगा, शाम के 7 बजे से पहले उस इंजन को फिर से खींच के वापस खेत में लाना होगा घर पे। तो देखिए, जो भैया कह रहे हैं कि जो उनको संस्कार ससुर जी से मिले, वही संस्कार हाँ, उनकी बेटी में भी है, जो कि हाँ, अभी जी भैया की वाइफ, वो भैया बताएंगे उनके बारे में, किस पद पे कार्यरत हैं, क्या उनकी एजुकेशन है। भैया खुद बहुत हाईली एजुकेटेड है। मेरी वाइफ जो है उनका नाम शिखा उपाध्याय है, वो पीएचडी एजुकेशन से हैं, डॉक्टर शिखा उपाध्याय पूरा नाम उनका हुआ, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मी बीएड कॉलेज में है। और वो मेरे साथ सुबह से लगती हैं, अपने कॉलेज कार्यों के अलावा वो गौ सेवा में ही मेरे साथ पूरा समय देती हैं। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी वाइफ और मेरी एक बेटी। मेरी बेटी भी सुबह उठती है तो गौवंश की सेवा के साथ स्कूल जाएगी। स्कूल से आने के बाद घर पे मैं पूरे दिन बाहर हूँ। अभी सवेरे 9 बजे का मैं आया हुआ हूँ घर पे, सब शाम के 5 बजे पहुंचूंगा। मेरे पहुंचने से पूर्व मेरी बेटी घर पे आ जाती है 2 बजे। 2 बजे से 4 बजे तक घर पे जो छोटे बच्चे हैं, जो चारा होगा वो उन बच्चों को प्यार से खिलाएगी, उनको पानी दिखाएगी, उनका ध्यान देगी, सब कुछ करती है हमारी बेटी। और हमारी वाइफ जितना, हमारी पत्नी जितना पढ़ी हुई है, वो जो कार्य कर रहे हैं हमारे साथ, हम तो जो कर रहे हैं विशेष सराहनीय है। उनके संस्कार में वो चीज है कि गौवंश की सेवा कैसे की जाती है। जब इस समाज से थक के, जब आर्थिक रूप से हार के मैं बैठ जाता हूं, तब मेरे को प्रोत्साहन देने का कार्य मेरी पत्नी करती है। हमको इतना मोटिवेट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, हम फिर अगले दिन से वही अपनी गायों के साथ, वही अपनी चर्या में, वही एनर्जी के साथ हम फिर से लग जाते हैं। तो अब मिलते हैं भैया की गायों से, और आइए आपको हम नंदी बहुत ही जबरदस्त है भैया का, नंदी महाराज बहुत बढ़िया। जब इससे पहले हमने देखा था छोटा था, लेकिन अब पूरा फुल। अब हमारे पास 4 बछड़े हैं। एक का नाम नंदू है, एक का नाम भोलू है, एक का नाम गोल्डन है क्योंकि वो सुनहरे कलर का है। गायों का नामकरण हम नहीं करते हैं, बच्ची हमारे गायों का नामकरण जो उसके मुंह से निकल गया वही उस बच्चे का या वो उस गाय का नाम होता है। भैया की बेटी वो, हाँ, वो हमारा जो गोल्डन बछड़ा है वो सुनहरे कलर का है। तो जैसे ही पैदा हुआ उसका कलर देख के हमारी बेटी के मुंह से निकल गया, मम्मी ये तो गोल्डन है। तो उस दिन से हमने उसका नाम गोल्डन ही रखा है। हमारे पास नंदू, भोलू, गोल्डन, रुद्रा 4 बुल हैं लाइन में। टाइम के हिसाब से सारे सही हैं। अभी नंदू सर्विस दे रहे हैं, भोलू आने वाले हैं सर्विस में 1-2 साल के बाद,
गोल्डन उनके बाद आएंगे, रुद्रा उनके बाद आएंगे। ऐसे ही हमारी गायों के नाम है, कुछ गायों के नाम रखा हमारी बिटिया ने, कुछ एक नंबर रखा है। हाँ। ऐसे ही सबका, किसी का कोई वो नहीं है, सब लाइन बारी से अपने हिसाब से। और ये इतनी समझदार होती है कि एक बार इनको इनका नाम पता लग जाए तो बस ये नाम से ही आएंगी और नंबर से आएंगी सीरीज। बिल्कुल। आप देसी गौवंश को प्यार से, आप कहीं रही हो, कुछ भी रहा हो, जिस दिन आपके दरवाजे आई, आप केवल 1 हफ्ता उनके साथ उनको नाम से पुकारिए, प्यार से उनको ट्रीट कीजिए। उसके बाद आपको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। वो देसी गौवंश आप जब नाम लेंगे तो आप कान खड़ा करके आपको सुनेगी। ये देसी गौवंश का लक्षण है। हाँ। वो कभी भी ऐसा नहीं है, अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहेगी। सबसे पहली यही देसी गौवंश हमेशा अपने मालिक के प्रति, आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, इससे देसी गौवंश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने मालिक के प्रति रहेगी जवाबदेह।